Hello everyone, welcome back to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ नेट एग्ज़ाम के लिए। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अब हमने टॉपिक जो नया स्टार्ट किया है, इट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इनको बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो आपके मतलब कहते हैं ना कि मेमोराइज आपको होनी चाहिए कौन सी चीज़ें, कि आप क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन से जो आए आपके एग्ज़ाम में वो अटेम्प्ट कर सको। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज लास्ट क्लास में और हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था, मेटल लिगेंड ये सारी चीज़ें। आज हम देखेंगे क्या कि लिगेंड कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के, और मेटल कॉम्प्लेक्सेस का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, बस आपको नाम एग्जैक्टली अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि एक तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना सीख जाए, और दूसरा आपको ये पता हो कि कैटायन है कि एनायन है, कैटायन में क्या आएगा, एनायन में क्या आएगा। और तीसरा आपका ये है कि आपको ये पता हो कि अल्फ़ाबेटिकली कैसे लिगेंड्स को लगाते हैं, पेंटा, एक्वा, इनका क्या मीनिंग होता है, मोनो, डाई, ट्राई। तो कुछ कुछ अगर आपको चीज़ें आती है, अगर आपको पूरा भी नेमिंग नहीं आती है, कुछ कुछ आती है, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार आपने रूल्स पढ़ लिए, जो भी रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के वो रूल्स पढ़ लिए, और उसके बाद आपने 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आप इजीली कर सकते हो, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लिगेंड आपके कौन कौन से होते हैं। लिगेंड्स के बारे में देखना है सबसे पहले। लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं? मोनोडेंटेट। ठीक है, मोनोडेंटेट क्या है? मैंने आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब कितने डोनर एटम उसके पास है। तो मोनोडेंटेट में जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है तो वो है मोनोडेंटेट। ओनली वन डोनेशन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड, सिर्फ एक ही डोनेशन पॉसिबल है। जैसे कि वाटर है, वाटर के केस में क्या है, ये आपका वाटर सिर्फ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्डिंग कर ली है। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल को, हाइड्रोजन नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही एटम है जो डोनेट कर सकता है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम कहते हैं मोनोडेंटेट। जैसे NO के अंदर भी, ठीक है, CO के अंदर, NH3 के अंदर, तो ये सारे हैं आपके मोनोडेंटेट लिगेंड। इसके बाद आते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में क्या होगा, 2 डोनेशंस, 2 डोनर एटम होंगे किसके पास, लिगेंड के पास। जैसे ये है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन जहाँ वर्ड आ जाए मतलब 2 नाइट्रोजन है, बस यहीं से देख लेना, आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे और इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मोनो है, कौन सा बाई है, ट्राई है। ये तो आपको खुद से समझना है, आपको पूरा नाम दे दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स का, वो खुद से समझना है कि क्या है। तो जहाँ भी डाइएमीन आ जाए, डाइएमीन का मतलब है कि 2 नाइट्रोजन है डोनेट करने के लिए, तो ये हुआ आपका बाइडेंटेट। प्रोपाइलिन डाइएमीन, यहाँ भी डाइएमीन आया, ये फ्रेमवर्क से हमको मतलब नहीं है, हमें तो डोनर देखना है। तो यहाँ भी डाइएमीन आया तो 2 डोनर एटम है। नेक्स्ट है ट्राईमिथाइलिन डाइएमीन। डाइएमीन 2 डोनर एटम, डाइएमीन 2 डोनर एटम। स्ट्रक्चर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्जेलेट। ये जो प्रीफिक्स दिया हुआ है ना, ये EN दिया, इथाइलिन डाइएमीन के लिए EN लिखा आएगा, तो EN आपको समझ जाना है कि इथाइलिन डाइएमीन की बात हो रही है। PN कहीं लिखा है तो प्रोपाइलिन डाइएमीन। पूरा पूरा नाम लिगेंड का मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं मिलेगा, जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म के बारे में। तो शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है सबकी। इथाइलिन डाइएमीन EN ऐसे लिखा होगा, जैसे M, EN का थ्राइस, 2 पॉजिटिव या कुछ भी। तो EN का थ्राइस मतलब इथाइलिन डाइएमीन के 3 मॉलिक्यूल मेटल के साथ बाइंड किए हुए हैं।
अब एक मॉलिक्यूल में कितने, 2 नाइट्रोजन, तो 3 मॉलिक्यूल में कितने, 6 नाइट्रोजन आपको मेटल के अराउंड मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ऐसे प्रोपाइलिन, डाइअमीन, ये वाला ट्राई मिथाइलिन है, ये सारी डाइअमीन्स, बट स्ट्रक्चर इनकी अलग अलग है। इसको TN से रिप्रेजेंट करते हैं, BN से ब्यूटाइलिन डाइअमीन। नेक्स्ट है ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट को ऐसे लिखेंगे, OX लिखा होगा। तो ऑक्जिलेट क्या होता है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड से बना हुआ, ऑक्जेलिक एसिड का जो आयन होगा वो होगा ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट के पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है डोनेट करने के लिए, तो ये ऑक्जिलेट हुआ, बाइडेंटेट। इसके बाद है AC नेगेटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसको ध्यान रखना है। एसिटाइल एसीटोनेट, तो एसिटाइल एसीटोनेट भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है। आपको ये लिगेंड की स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कौन सा बाइडेंटेट लिगेंड है, कौन सा मोनोडेंटेट है, और डोनर एटम भी याद रखना है कि नाइट्रोजन है, दोनों डोनर एटम सेम है या अलग अलग है। जैसे इसके अंदर दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्जिलेट के अंदर भी दोनों ऑक्सीजन है। कुछ कुछ ऐसे आएंगे जिसके अंदर एक ऑक्सीजन होगा, एक नाइट्रोजन होगा, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। ठीक है, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट के अंदर भी क्या है, ये 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स हुए। ग्लाइसिनेट, मैं ग्लाइसिनेट अभी बात कर रही थी कि कुछ कुछ ऐसे आएंगे जिनके अंदर डिफरेंट डोनर एटम होंगे। ग्लाइसिनेट जो होता है आपका, ग्लाइसिन जो आपका क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन से बना हुआ है, ये ग्लाइसिन का है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनर एटम, एक ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो ये बाइडेंटेट ही, लेकिन इसके अंदर एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये चीज़ आपको कहाँ हेल्पफुल होगी, जब आप आइसोमेरिज्म देखेंगे। आइसोमेरिज्म देखने में क्या होगा, आपको प्लेन्स डालना पड़ेगा, प्लेन्स डालने पड़ेंगे, और उसके लिए पता होना चाहिए कि दोनों एटम, डोनर एटम सेम है कि अलग अलग है। अगर सपोज करो आपको किसी ने ये दे दिया MgLy कथराइस और 3 पॉजिटिव, इसकी आपको स्ट्रक्चर बनानी है रफली। अब ये क्या है, GLy क्या है, GLy इसका शॉर्ट फॉर्म है ग्लाइसिनेट का। ग्लाइसिनेट लिगेंड में आपको पता होना चाहिए कि 2 डोनर एटम होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन। तो टोटल कितने डोनर हुए, 6 का मतलब कैसी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे, मेटल मेटल, अब एक आपको लगाना है, एक साइड नाइट्रोजन, एक साइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ये आपस में बाइंड भी है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप इसमें जब प्लेन्स डाल के देखेंगे, अगर आप सब जगह आपको पता ही ना होगी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सेम है, डिफरेंट है, तो आपको नहीं पता चलेगा कहाँ से प्लेन लग रहा है, कहाँ से नहीं लग रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि कितने डोनर एटम है और कौन से अलग अलग हैं या सेम है। नेक्स्ट है डाईपायरिडल, डाईपायरिडल पिरिडीन, पायरिडल से ध्यान रखना है, पिरिडीन, 2 पिरिडीन के डब्बे जोड़ दिए, एक पिरिडीन में एक नाइट्रोजन, तो 2 में 2, तो डाईपिरिडल मतलब 2 नाइट्रोजन पिरिडीन वाली। ठीक है, और तो फिनेंथ्रोलिन, फिनेंथ्रोलिन में भी 2 नाइट्रोजन। इसके बाद है ये वाला डाईथाइल थायो कार्बामेट, इसके अंदर 2 सल्फर एटम है। ज़्यादातर जो यूज़ होने वाले हैं वो इथाइलिन डाइअमीन आपको याद रखना है, ऑक्जिलेटो याद रखना है, AC याद रखना है, ग्लाइसिनेट याद रखना है, बाइपिरिडल याद रखना है। ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं, बाकी इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट के अंदर अब आ जाएगा डाईइथाइलिन ट्राईएमीन, ये आया ना ट्राईएमीन, तो ट्राईएमीन का मतलब 3 एमीन है। इसके बाद है इमिनो डाईएसीटेट, इमिनो डाईएसीटेट, एक इमीन और 2 एसीटेट, तो 2 एसीटेट का ऑक्सीजन डोनर और इमीन का नाइट्रोजन डोनर। नेक्स्ट है टेट्राडेंटेट, इसके बाद इसमें आएगा ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन, टेट्रा मतलब 4 एमीन मतलब 4 नाइट्रोजन डोनर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है जो पूछे जाने वाले हैं मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। पेंटाडेंटेट, ये इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डाइअमीन ट्राईएसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन ट्राईएसीटेट। अब यहीं से समझ लेना आपको नाम से ही, डाइअमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन
और टेट्रा एसीटेट का मतलब 4 एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप क्या होता है? ये होता है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर आप इसको आयनाइज कर देंगे तो ये बनेगा ऐसे, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एसीटेट ग्रुप। ठीक है, ये CH3 या फिर CH2 भी हो सकता है, यहाँ इसको अगर ऐसे कर दे तो ये होता है आपका एसीटेट ग्रुप COO नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन फ्री होता है बाइंडिंग के लिए, तो जितने एसीटेट होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे। यहाँ पे क्या है? इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट, 2 एमीन और 3 एसीटेट, टोटल कितने हुए? 5 डोनर, यानी कि 3 ऑक्सीजन और 2 हुई आपकी नाइट्रोजन। तो आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि कैसा होगा। आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कितने डोनर एटम है ये देखने हैं बस। हेक्साडेंटेट। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिडेंटेट। फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी ऑप्शंस देके आपको, कि इनमें से कौन सा जो लिगेंड होगा वो फ्लेक्सिडेंटेट होगा। अ लिगेंड विच शोज वेरिएबल डेंटिसिटी इज कॉल्ड फ्लेक्सिडेंटेट। जो वेरिएबल डेंटिसिटी शो करे, मतलब कभी एज अ बाइडेंटेट वर्क करे, कभी मोनोडेंटेट करे, वो होगा आपका क्या? फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। मतलब उसकी चॉइस है, वो एक एटम के थ्रू आप मेटल से बाइंड कर रहा है या 2 से कर रहा है, उसके पास ऑप्शन है दोनों के। जैसे ये है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है एज अ डोनर एटम, बट इसकी मर्जी है यहाँ पे ये दोनों से मेटल के साथ बाइंड करे या एक से करे। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ मोनोडेंटेट और यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज बाइडेंटेट। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम कहते हैं फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है ये है एसीटेट आयन है। अब एसीटेट आयन के अंदर क्या होता है? 2 ऑक्सीजन है आपके पास, इसके पास नेगेटिव चार्ज है लेकिन इसके पास भी लोन पेयर्स है ना, तो दोनों ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड कर सकता है। अब उसकी चॉइस है कि वो एक के थ्रू बाइंड करे या दोनों के थ्रू बाइंड करे। इसके थ्रू करेगा तो मोनोडेंटेट, दोनों के थ्रू करेगा तो बाइडेंटेट। ऐसे ही NO3 नेगेटिव है, NOO, ठीक है। अब इसके पास भी इतने सारे ऑक्सीजन है, तो एक से ज़्यादा ऑक्सीजन है तो मतलब बाइंड कर सकता है एक से ज़्यादा के थ्रू, बट तो वही इस टाइप के लिगेंड्स होते हैं फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट है आपका पॉइंट चीलेटिंग लिगेंड या कीलेटिंग लिगेंड भी इनको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्योंकि चीलेशन या फिर कीलेशन जो एक प्रोसेस होती है, कुछ कुछ मेटल आयंस को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। ये वो लिगेंड होते हैं जो मेटल के साथ रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्पेशली 5 या 6 मेंबर्ड रिंग अगर बनी है तो वो स्टेबल होती है। तो रिंग जैसी स्ट्रक्चर अगर बन जाए मेटल के साथ, तो उस टाइप के लिगेंड्स को, जो इस तरह की स्ट्रक्चर मेटल के साथ बनाते हैं, उनको चीलेटिंग या कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और ये काफ़ी यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में मेटल्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे ये है आपका इथाइलिन डाईअमीन, ये है ना इथाइलिन डाईअमीन, इधर से नाइट्रोजन से बाइंड किया, इधर से नाइट्रोजन से बाइंड किया, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये बन गई 5 मेंबर्ड रिंग। 5 या 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, उससे कम अगर होगी तो रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा, वो उतनी स्टेबल नहीं होगी। 4 या 3 वाली नहीं बनती है। तो ये इस तरीके की रिंग बना लेता है और इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं, तो उनको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? चीलेट्स आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड लैब्स। किसके लिए? इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए। हार्ड वाटर कब होता है? हार्ड वाटर होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट हो या साल्ट्स प्रेजेंट हो, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए चीलेट्स या ये इस टाइप के चीलेटिंग लिगेंड यूज होते हैं, ताकि वो मेटल को बाइंड कर ले, स्टेबल करके पकड़ ले और वहाँ से निकाल के ले आए, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के सेपरेशन में यूज़ होता है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड के साथ बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे बाकी दूसरे लिगेंड्स के कंपैरिजन में। इन द
डिटेक्शन ऑफ सम, कुछ मेटल आयंस के डिटेक्शन में, जैसे कि आपने टाइट्रेशन पढ़ी होगी, तो टाइट्रेशन में कुछ टाइट्रेशंस होती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आपने सुना होगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, ठीक है, और भी अलग अलग तरीके की होती है, तो उसमें से एक होती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। वहाँ पे क्या होता है, टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है और कितनी अमाउंट में है। तो मेटल की को जो देखना होता है किसी भी पर्टिकुलर मेटल को, तो ज़्यादातर EDTA का यूज़ करते हैं, थाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, जो कि एक क्या बनता है, हेक्सा क्या बोलते हैं, काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल्स, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के साथ, और उनके आइसोलेशन में या उनके डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है ये मेथड, जिसको हम कहते हैं चीलेटिंग मेथड। नेक्स्ट है इन द एस्टिमेशन ऑफ निकल मैग्नीशियम कॉपर। ये तीनों मेटल्स जो होते हैं वो चीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड्स के साथ, कुछ कुछ लिगेंड्स के साथ, तो इसीलिए इनको यूज इनके एस्टिमेशन में भी ये मेथड यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड। अभी हमने पढ़ा है फ्लेक्सीडेंटेट और अब हम पढ़ रहे हैं एम्बीडेंटेट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लेक्सीडेंटेट मैंने बताया था कि जब किसी के पास डोनर एटम एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो, लेकिन दोनों वहाँ पे क्या थे, सेम थे, वो कभी क्या कर रहा था, कभी एक के थ्रू डोनेट कर रहा था, कभी दोनों के थ्रू कर रहा था, मतलब मोनो या बाई का फर्क था। यहाँ पे क्या है, एम्बीडेंटेट के अंदर यहाँ पे ऐसा होगा कि डोनर एटम एक से ज़्यादा है, अलग अलग तरीके के हैं, सेम है, लेकिन एक टाइम पे एक से अटैच हो रहा है, बट हो अलग अलग से रहा है। कैसे, जैसे CN है, अब CN में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो मेटल यहाँ से भी मेटल के साथ बाइंड कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक से ही कर सकता है, दोनों से तो कर नहीं पाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। तो इस टाइप का लिगेंड, कभी ये कार्बन से बाइंड करे, कभी नाइट्रोजन से करे, तो इस टाइप का लिगेंड कहलाएगा एम्बीडेंटेट। है ये मोनो ही, अभी भी मोनो ही वर्क कर रहा है, इससे करा तब भी मोनो, इससे करा तो तब भी मोनो। वहाँ पे क्या था, मोनो और बाई था। सेम ये है, SCN का है, S से कर सकता है, इससे कर सकता है। नाइट्रो का है, नाइट्रो में क्या नाइट्रोजन से कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही एटम से कर रहा है, आप ये ध्यान दे रहे हो यहाँ पे। तो इस टाइप के लिगेंड क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, जो डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एटम के थ्रू मेटल से बाइंड करें। नेक्स्ट है बाइडेंटेट, भी ऐसा हो सकता है, बाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट। अब जैसे ये 2 ऑक्सीजन इसके पास डोनर है, 2 सल्फर डोनर है, तो ऑक्सीजन से भी कर सकता है, सल्फर से भी कर सकता है, बट एक टाइम पे एक ही से कर सकता है, या तो इधर की साइड से करेगा, इधर की साइड से, दोनों साइड से तो नहीं कर सकता। तो इस टाइप के लिगेंड होते हैं एम्बीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट होते हैं जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सके, कभी एज अ मोनो बिहेव करे, कभी एज अ बाई बिहेव करे। ये क्या है, मोनो है तो मोनो ही बिहेव करेंगे, लेकिन अटैचमेंट अलग अलग एटम के थ्रू है। CN में कार्बन के थ्रू भी हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिगेंड, किसके बेसिस पे, जब हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, किस किस टाइप के लिगेंड हो सकते हैं, जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया था वही जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल लिगेंड कौन से थे, These ligands only donate the lone pair of electrons to the central atom। ये सिर्फ लोन पेयर डोनेट करते हैं और बात खत्म, इनका काम है सिर्फ डोनेट करना, इसके आगे कुछ नहीं। तो ये सिंपल लिगेंड या सिग्मा डोनर या फिर क्लासिकल लिगेंड्स इनको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ जैसे कि O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, फ्लोराइड और NH2 नेगेटिव, NH3, N3। तो ये वो लिगेंड है जो एक्सेप्ट नहीं करते वापस, सिर्फ डोनेट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि इनके पास एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल्स ही नहीं है। दूसरे होते हैं आपके नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, इनको ज़्यादातर जो फेमस इनके लिए है ये वर्ड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। These ligands not only donate the lone pair of electrons to the central atom but also accept the electron cloud from the central atom in the low lying, ये ध्यान रखना है, low lying vacant orbitals,
ठीक है। ये सिर्फ डोनेट ही नहीं करते हैं मेटल को, बल्कि एक्सेप्ट भी करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ यही है कि लिगेंड मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्डिंग होगी और मेटल कॉम्प्लेक्स बना, बेसिक यही होता है। बट क्या होगा कि अगर कोई लिगेंड ऐसा आ जाए कि जिसके पास लो एनर्जी के, एनर्जी भी कंपेरेबल होनी चाहिए मेटल के साथ। भाई एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके जाएंगे लिगेंड के पास, तो जो इनका एनर्जी लेवल है वो भी मैच करना चाहिए, डोनेट करने वाले ऑर्बिटल का और एक्सेप्ट करने वाले ऑर्बिटल का पास पास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मुश्किल हो जाएगा, मतलब या फिर इम्पॉसिबल होगा। तो लो लाइंग क्या बोलते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल में कौन कौन से हो सकते हैं, या तो डी ऑर्बिटल या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। जैसे ये है सिग्मा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्यों नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन। देखो सिग्मा होता है एक सिंगल बॉन्ड, अगर आपने सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा। पाई में होता है डबल, पाई में अगर दोगे तो पाई टूटेगा नहीं, पाई वीक पड़ेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इसलिए सिग्मा में के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, पाई के एंटी बॉन्डिंग में जा सकते हैं। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसके। और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। ये कई बार ये वर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब इस वर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन पूछा गया है, बैक बॉन्डिंग नहीं यूज़ किया गया क्योंकि थोड़ा सा अलग वर्ड है, बच्चे क्या होंगे डर सकते इससे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिनर्जिक इफेक्ट होगा, या फिर किसके अंदर सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से ये चेंज आया है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको ये सिनर्जिक वर्ड याद रखना है कि ये कोई बला नहीं है। सिनर्जिक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जब कोई लिगेंड ऐसा आ जाए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता हो, तो मेटल के ऑर्बिटल से लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में। इसी को सिनर्जिक इफेक्ट या फिर बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, इसका एग्जाम्पल है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CN। इसके अंदर क्या है, अब आप देख रहे हो एग्जाम्पल CO के अंदर क्या होता है, CO का कुछ ऐसी होती है स्ट्रक्चर। तो पाई बॉन्ड है तो पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग है। CN में भी क्या होता है, CN भी कुछ ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड है नेगेटिव, तो इसके अंदर भी पाई एंटी बॉन्डिंग है। NO पॉजिटिव, इसके अंदर भी पाई एंटी बॉन्डिंग है। इसके अंदर क्या है, D ऑर्बिटल। फॉस्फोरस के पास होता है D ऑर्बिटल, इसके पास भी D ऑर्बिटल है। और C2H4 क्या है, ये है C डबल बॉन्ड CH। इथाइलिन मॉलिक्यूल है, तो इथाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर भी पाई बॉन्ड है, पाई है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग है। C2H2 पाई एंटी बॉन्डिंग, CO2 पाई एंटी बॉन्डिंग। तो सबके अंदर अब जितने भी मैंने आपको बताए हैं सबके अंदर या तो पाई एंटी बॉन्डिंग है या D ऑर्बिटल है। तो बहुत ये आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़ कि आपको कैसे पहचानना है। नॉर्मली हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी कहाँ पे नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग एक ऐसा फिनोमिना है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो उसका नेचर बदल जाता है। नेचर इन द सेंस कि जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। तो वो जो है बैक बॉन्डिंग के इम्पैक्ट्स, उसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि बैक बॉन्डिंग हो कैसे रही है, कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे नहीं। और यही कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं पे हो जाती है कहीं पे नहीं होती, यही हमें कोई नहीं बताता कि क्यों, रीज़न क्या है। रीज़न वही है, लिगेंड को आपने अच्छे से स्कैन कर लेना है कि इसके पास D ऑर्बिटल है या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है या नहीं है। नेक्स्ट है अब देखिए जैसे PR3 है। PR3 में मैंने बताया था मेटल के साथ PR3 अटैच हुआ किसके थ्रू, अपने लोन पेयर के थ्रू। बट इसके पास एम्प्टी 3D ऑर्बिटल है तो ये डोनेट करेगा मेटल भी, तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पे 3D ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है इस वाले कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आया है सीधे सीधे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस वाले कॉम्प्लेक्स से सीधे सीधे 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे साल्ट इसको कहते हैं, जैसे साल्ट को रट लीजिए एक एक चीज़, कौन सी मेटल है इसके अंदर, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन से लिगेंड अटैच है, सब कुछ
जैसे साल्ट, जितने भी ये नाम वाले साल्ट आएंगे ना, सारे इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे साल्ट में क्या होता है, प्लेटिनम के साथ 3 तो क्लोराइड लिगेंड है और चौथा आ जाता है आपका कौन सा, C2H4 यानी कि इथाइलिन। अब C2H4 के अंदर क्या होगा, इथाइलिन इसके साथ अटैच होगा किसके थ्रू, अपने पाई बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड है। तो इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो पाई एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही ये कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके ये पाई बॉन्ड है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैसे ही इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग और डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग को घटा के उसके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब बॉन्ड ऑर्डर आता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड 2 है, 3 है, ये सब चीजें। तो जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घट जाएगा हमेशा। तो जब आप इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर था 2 भाई, C2H4 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर पहले क्या था, 2 था। अब आपने इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बॉन्ड ऑर्डर 2 से घट के कितना रह जाएगा, 1 से 2 के बीच में आ जाएगा, 1.5 1.7 समथिंग। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। किसके बीच का, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना डबल, ये डिक्रीज हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी कंपेरेटिव टू, अब ये डबल नहीं रह गया है, अब ये डबल से क्या हो गया है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे लगा लो 1.7 है। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट पूछा गया है कई बार कि बॉन्ड लेंथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आप देखिए, हेयर द बैक डोनेशन इज एक्सेप्टेड इन द पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CC बॉन्ड, hence the bond order of CC bond decreases and the bond length increases। समझ आया, बॉन्ड ऑर्डर घटने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। और बॉन्ड भाई क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, तो 2 चीज़ों को 3 रस्सियों से बांधोगे तो वो पास पास रहेंगी, 2 से बांधोगे दूर दूर होगी, 1 से बांधोगे और दूर दूर होगी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्यों घटा है, क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्डिंग वालों में से घटेंगे तो ये कम बचेगा। बस आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जब कोई भी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर तब घटता है जब उस ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए तो पाई बॉन्ड वीक पड़ा, टूटा नहीं है, वीक पड़ा है। वीक मतलब पहले 2 था, अब 2 से 1 से 2 के बीच में कुछ हो गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर जगह ध्यान रखनी है। जहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगी वहाँ ये चीज़ें अप्लाई होंगी। बैक बॉन्डिंग का मतलब अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो जिसका भी पाई बॉन्ड होगा वो वीक पड़ेगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है कैसे, IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको पहले देखने होंगे। याद नहीं करना रूल्स को, सिर्फ देखना है, समझना है। जब आप क्वेश्चंस करें तो ये रूल्स अपने सामने रख ले और इन्हीं को अप्लाई करके क्वेश्चन करते जाएं। तो क्या क्या रूल्स है, सबसे पहले द नेम ऑफ द कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायनिक पार्ट। पहले आपने कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है, उसके बाद एनायनिक पार्ट का। अगर दो पार्ट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पहले आपने कैटायनिक पार्ट का लिखना है, बाद में एनायनिक का लिखना है। द नेम ऑफ द लिगेंड इज लिस्टेड बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के नाम से पहले लिगेंड का नाम आता है, ये ध्यान रखना है। नो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नेम्स दैट रेफर टू द सेम कोऑर्डिनेशन
एंटिटी। स्पेस नहीं देना है। सेम अगर इस पूरे कोऑर्डिनेशन का आप नेमिंग कर रहे हो तो कोई भी स्पेस बीच में नहीं देना है। लिगेंड नेम्स आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बिल्कुल वही है जो आपने पहले यूपीएससी में पढ़ा होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो जैसे एमीनो आ गया और साइनाइडो आ गया, आपका क्लोराइडो आ गया, ब्रोमाइडो आ गया, तो आपको देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है। एमीन पहले आएगा सबसे पहले, और एमीन आपको ज़्यादातर मिलेगा। तो एमीन आ गया, फिर आपका ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेटिकली जो है क्या करनी है, नेमिंग करनी है। नेक्स्ट है when there are several ligand of the same kind, prefix like di, tri, tetra, penta, hexa etc are used before the name of ligand to indicate the number। सेम चीज़ है कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है एक टाइप के, जैसे कि किसी के अंदर है NH3, फिर आपका NH3 का ट्वाइस, फिर आ गया आपका NH3 का थ्राइस, फिर आया NH3 का होल 4, तो इसको हम क्या कहेंगे, एमीन। इसको क्या कहेंगे, डाईएमीन, इसको ट्राईएमीन, इसको टेट्राएमीन। तो वही कह रहा है कि प्रीफिक्स ऐसा यूज़ करने हैं जो अगर उसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है। व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड्स टर्म्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, देन प्रीफिक्स लाइक बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस etc आर रिटन। अब ये क्या हुआ, देखो जैसे आपको दे दिया कोई भी मेटल, En का थ्राइस, अब आप यहाँ En, यहाँ पे तो En ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसका नाम लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे ना, इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। अब इसके अंदर डाई भी आ गया और टेट्रा भी आ गया, तो अब आप इसके शुरू में इस 3 के लिए डाई और टेट्रा नहीं लगाएंगे, अब आप लगाएंगे टेट्राकिस यहाँ पे, ठीक है, टेट्राकिस इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, ऐसे लिखेंगे आप इसका नाम। अगर लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई ये सब आ जाता है तो फिर आप शुरू में डाई, ट्राई नहीं लगा सकते, फिर आप ये वाले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये है NH3 डाईएमीन, डाईमिथाइलिन एमीन। अब इथाइलिन डाईएमीन का ट्वाइस है तो बिस लिख के और इसको ऐसे लिख दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देयर इज़ नो डिलीशन ऑफ वोवेल्स और यूज ऑफ हाइफन फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ये है टेट्राएमीन है तो यहाँ पे 2 बारी ए आ गया है, उसको डिलीट नहीं करना, दोनों बार ए लिखना है और हाइफन भी नहीं लगाना है, ये कह रहा है। नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ कैटायन लिगेंड आर एंडेड विद ईएम। कैटायनिक लिगेंड के लास्ट में ईएम आता है, जैसे NO है तो नाइट्रोसोलियम, इसके ऊपर पॉजिटिव है हाइड्राजीनियम, तो पॉजिटिव लिगेंड्स अगर हैं तो ईएम आएगा लास्ट में। न्यूट्रल लिगेंड के नेम में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, जो उसका नाम है वही लिख देना है, जैसे वाटर का एक्वा, NH3 का एमीन, कार्बोनाइल, नाइट्रोसिल, एसिटामाइड, मिथाइलमीन, मिथेनामीन, मिथाइल फोस्फेन, तो न्यूट्रल का सेम लिखना है। कैटायन और एनायन में ध्यान देना है बस। एनायनिक लिगेंड का नाम जो एंड होगा वो होगा O के साथ, ठीक है, उसमें ईएम आएगा, इसमें O आएगा, जैसे नाइट्राइटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, सल्फाइटो, O लगा देना है सबके लास्ट में, ये चीज़ें याद रखनी है। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, ठीक है, हाइड्रोक्सोइडो, एमाइडो, इस तरीके से आपको एनायनिक कैटायनिक लिगेंड का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द एनायनिक ऑर्गेनिक लिगेंड वेयर C एटम इज द डोनर एटम आर नॉट एंडेड विद O। जिसमें कार्बन एज अ डोनर वर्क कर रहा हो वहाँ O नहीं लगाना आपने, वहाँ क्या करना है देखना है, CH3 नेगेटिव मिथाइल, नोट मिथाइलो, इसको लिखेंगे फिनाइल, नोट फिनाइलो, क्योंकि डोनर एटम यहाँ पे कार्बन है, भले ही वो नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड हो बट डोनर एटम आपका कार्बन है। नेक्स्ट, फॉर द पाई डोनर्स द प्रीफिक्स लाइक ईटा एक्स, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा की पावर x इज टू बी यूज्ड वेयर ईटा इंडिकेट पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन। जहाँ पे कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जिसकी
हेप्टेसिटीज, ईटा को यहाँ पे कहते हैं हेप्टिसिटी, ठीक है। कितनी हेप्टिसिटी है, जैसे यहाँ पे लिखा है ईटा 5 तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसने, ईटा 6 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसको मेंशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमने पढ़ा है किसके बारे में, एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में, या फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बारे में। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कैसे थे, जो जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम थे, तो वो किससे अटैच हुए ये कैसे पता चलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसको मेंशन करना होता है, ईटा 5, ईटा 6, ईटा 2, ईटा 3, इस तरीके से। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 6 किए हैं, 3 किए हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड आर नेम्ड एज फॉलोज। अब बात आती है एम्बीडेंटेट लिगेंड की, जिनके अंदर एक से ज़्यादा डोनर एटम हो अलग अलग टाइप के, और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग से बाइंड कर सकते हैं। किससे बाइंड किया है ये कैसे बताना है, इसको बताने के लिए जैसे साइनाइडो है, अगर कार्बन की तरफ से बाइंड हुआ है तो साइनाइडो सी लिखेंगे, अगर नाइट्रोजन की तरफ से बाइंड हुआ है तो आइसोसाइनाइडो लिखेंगे इसको, या फिर साइनाइडो एन लिखेंगे, ठीक है। जैसे नाइट्रो है तो इसको लिखेंगे नाइट्राइट्रो एन या फिर नाइट्राइट्रो ओ, ये नाइट्रोजन से बाइंड हुआ है तो नाइट्राइट्रो एन, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड हुआ है तो नाइट्राइट्रो ओ। इसके बाद आता है साइनेटो ओ के थ्रू, इसको आइसोसाइनेटो या साइनेटो एन। तो आपको लास्ट में वो मेंशन कर देना है एटम जिसके थ्रू बाइंडिंग मेटल के साथ हुई है। तो एम्बीडेंटेट और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब आप नेमिंग करेंगे। ये सारे उसी के लिए है सेम। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस द मेटल नेम आर एंडेड विद 8, ठीक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए मेटल के नाम में 8 लगाना है, जैसे एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, प्लेटिनेट, मोलिब्डेट, जिंकेट, निकलेट, तो 8 लगाना है। और नेक्स्ट देखते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज रिटन इन रोमन न्यूमेरल। रोमन में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट 0, सेकंड -1 ब्रैकेट में लिखना है सेंट्रल एटम के एकदम बाद। अल्टरनेटिवली द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी बी इंडिकेटेड, ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। एग्जांपल क्या है, K4FeCN का 6। अब इसकी नेमिंग आपको करनी है। इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल ये कहता था कि पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखना है। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट, इस पर आएगा नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, जब आप निकालोगे यहाँ पे आएगी +2। तो इसको लिखना है सबसे पहले K के लिए पोटेशियम, फिर लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, 6, यानी कि हेक्सा। इसके बाद है साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, और ये नेगेटिव आयन के ऊपर क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आया नेगेटिव, तो आयरन के लिए हम लिखेंगे फेरेट सेकंड, ठीक है। पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो, फेरेट सेकंड, इस तरीके से नेमिंग करनी है। तो सारे रूल्स को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, और रूल्स पढ़ने के बाद उनको ये नहीं है याद आप एकदम से नहीं कर सकते, रूल्स को धीरे धीरे अप्लाई करके क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जैसे ही आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जितने आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतने ये रूल्स आपको याद होते जाएंगे। तो याद कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चंस ट्राई करते जाना है। तो अभी इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।